अगर आपको पता चले कि नागपुर की रैली में उन्होंने जो मुद्दे उठाए उसको लेके कितने वो कन्विंस हैं और उसका क्या रेजोनेंस है, खासतौर पे महाराष्ट्र में जहां आप ज़्यादा एक्टिवली कवर करते हैं। वो बार बार जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं, वो बार बार आरएसएस की विचारधारा को, आपको लगता है कि आम वोटर के बीच इस चीज़ को लेकर बड़ी चर्चा है कि आरएसएस की विचारधारा मेरी ज़िंदगी को बहुत प्रभावित कर रही है एंड देयर हैज़ टू बी अ काउंटर नैरेटिव। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मंच पे बोली जा रही हैं उनका ग्राउंड पे रेजोनेंस क्या है, एक। और दूसरा, महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ भी इंडिया ब्लॉक की क्या स्थिति है। एक दिन संजय राउत का स्टेटमेंट आता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे को 23 सीटें चाहिए, दूसरे दिन संजय निरुपम का स्टेटमेंट आता है कि इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, फिर कहा जाता है नहीं शरद पवार हैं वो सबको बिठा के सब ठीक कर लेंगे। हो क्या रहा है? जो पहले चीज का जवाब यह है कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में हिंदुत्व के नाम पर पीक ऑलरेडी आ चुका है, पॉलिटिकल पीक ऑलरेडी आ चुका है। उस पर जितना बटोरना था उतने बटोर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र जैसे स्टेट में बहुत बड़ा तबका है कि जो उस आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से आत्मसात नहीं करता, पूरी तरीके से बाय नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू विरोधी है या अल्पसंख्यक को ज्यादा सपोर्ट करने वाली आइडियोलॉजी, ये बात नहीं है। लेकिन वो उस आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से नहीं खरीदता, लेकिन उसका पीक जरूर है। उस तरफ ज्यादा उस आइडियोलॉजी को मानने वाले भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग हैं। लेकिन जो दूसरा नैरेटिव तैयार करना है, इसीलिए हमने उस दिन रैली में देखा, जो बार बार बताने की कोशिश चल रही है, मुझे नहीं लगता कि उसका उतना रेजोनेंस फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से 90s में कमंडल के खिलाफ मंडल की राजनीति की गई थी, उसी तरीके से जाति जनगणना की बात बार बार कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे उसका रेजोनेंस नीचे लोगों में उतना खास दिखाई नहीं दिया, क्योंकि स्थितियां अब 30 साल में काफी बदल चुकी है। जिस तरीके का रेजोनेंस कुछ हद तक हम देख सकते हैं कि राम मंदिर को मिल रहा है, उतना रेजोनेंस ये जाति जनगणना को फिलहाल महाराष्ट्र जैसे स्टेट में नहीं दिखाई दिया। महाराष्ट्र में भी आरक्षण को लेकर काफी लड़ाई है। मराठा आरक्षण की लड़ाई एक पीक पर चढ़ चुकी है। मराठा समाज को अब ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए, इस तरीके की लड़ाइयां चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जाति जनगणना जो है वो उतना पिकअप नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से उन्हें लगता है कि पिकअप होना चाहिए। दूसरी बात सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, बहुत बड़ा ट्रिकी मामला हो जाएगा सीट डिस्ट्रीब्यूशन के, क्योंकि सीट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवसेना ये अकेली ऐसी पार्टी है कि जिसने पब्लिक डोमेन में जाकर ये बात कही, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पब्लिक डोमेन में जाकर ये बात कहने की कोशिश की कि हमें इतनी सीटें चाहिए, हमारा इतना सीटों पर दाव रहेगा, हमारे पास चेहरा है और हम ही सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं। शिवसेना को लगता है कि जो उनके पास 8-10% वोट बचे होंगे, उसमें कांग्रेस के वोट उनके पास ट्रांसफर होना ज्यादा आसान है, जिसके चलते उन्हें ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए। जबकि कांग्रेस में करीब करीब सभी को ऐसा लगता है कि ठीक है, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कम सीटें लेनी पड़ेगी। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस अकेली पार्टी है विपक्ष में कि जो टूटी नहीं है, जिसका वोट बेस अभी भी बरकरार है। जिस तरीके से शिवसेना में टूट पड़ी, शिवसेना का एक पूरा नेताओं का धड़ा चला गया एकनाथ शिंदे के साथ में, अजित पवार एक पूरा धड़ा लेकर चले गए बीजेपी के साथ में। उस तरीके से कांग्रेस पे नहीं हुआ है। कांग्रेस में इक्का दुक्का नेता छोड़कर चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस आज की स्थिति में विपक्ष में एकजुट पार्टी है, जिसका एक बेस महाराष्ट्र में, तो इसके चलते उन्हें लगता है कि उन्हें पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स मिलनी चाहिए। अगर वो मुंबई है जहां पर उद्धव ठाकरे का दबदबा है, उस इलाके में एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसके बदले में उनके लिए विदर्भ या मराठवाड़ा में शिवसेना को एडजस्ट करना चाहिए। हालांकि शिवसेना अभी तक उसके लिए तैयार नहीं है। चौथा एंगल उसमें यह है कि प्रकाश अंबेडकर को महाविकास आघाड़ी में या इंडिया अलायंस में लेने की कोशिश चल रही है, और ऐसे में प्रकाश अंबेडकर कोई भी चीज को इतने आसानी से मानने वाले नहीं है। वो बहुत जो बार्गेनिंग है वो काफी ठोक बजाकर बार्गेनिंग करते हैं, और उनको दिखाई दे रहा है कि जो शिवसेना, अजित पवार, शिंदे और बीजेपी गठबंधन और महाविकास आघाड़ी में वोट परसेंटेज का ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। ऐसे में उनके पास जो 4-5% वोट है वो बहुत जरूरी साबित होंगे, और इसके लिए वो चाहते हैं कि इस वक्त वो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सके, क्योंकि उनको लगता है कि उनका सक्सेस रेट सीटों में ज्यादा हो सकता है। इसके लिए वो
तीन चार सीटों पर नहीं मानेंगे, उनको लगता है कि 6-7 सीटें इस बार उनको मिलनी चाहिए, तो वो भी अपने तरीके से पुश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिल पाए। और जितनी इस पे देरी होगी उतनी सीट डिस्ट्रीब्यूशन में मुश्किल होगी। आज जब अब हम बात कर रहे हैं तब महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता दिल्ली में जो उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है 5 नेताओं की, उनको मिलकर महाराष्ट्र की स्थिति बता रही है। जो अंदाजा मुझे उसके मुताबिक 15 से 20 सीटें कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि कम से कम हमें लड़नी चाहिए महाराष्ट्र में। शिवसेना 17-18 सीटों तक आ सकती है और एनसीपी की भी कोई खास डिमांड नहीं, उन्हें भी पता है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए। वो भी 8-9 सीटों पर, और बाकी 6-7 सीटें अगर प्रकाश आंबेडकर मान जाते हैं तो उनके लिए होगा। लेकिन जो बयानबाजी हो रही है उसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। कांग्रेस को यह बात कतई मंजूर नहीं है कि मुंबई में वो केवल 1 या 2 सीटें लड़े और बाकी सारी सीटें शिवसेना के पास दे दे। उनको पता है कि शिवसेना ये उनकी जरूरत है, और शिवसेना को भी मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के बिना उद्धव ठाकरे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अकेले के बलबूते पर तो यकीनन नहीं लड़ पाएंगे। ये बात उद्धव ठाकरे माने, शिवसेना माने, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है। तो ये थोड़ा सा पेचीदा मामला बन गया है महाविकास आघाड़ी में, और आने वाले अगर 13-14 तारीख तक अगर वो ठीक तरीके से इस पर बातचीत करके हल नहीं निकाल पाए तो आगे बड़ी मुश्किलें हो जाएगी, क्योंकि शिंदे और बीजेपी ध्यान लगाकर बैठी है कि अगर कोई किसी को कैंडिडेचर नहीं मिलता है बड़े नेता को, तो उसे तुरंत अपने पास लेकर वहां पर कैंडिडेट के तौर पर उतार दे। तो ये भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ये बड़ा पेचीदा मामला बन जाएगा। कांग्रेस ने खास करके नागपुर में तय किया है कि किसी भी हालत में हम 15 से 20 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे, और उसी तरीके से बातचीत उनकी शिवसेना के साथ की जाएगी।